हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट सारे लोगों को कमज़ोर है। आज हम बात करेंगे बैड मनी हैबिट्स के बारे में जो कि आपको फाइनेंशियली पीछे खींचते हैं और कैसे आप उनसे ब्रेक फ्री कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप जितना कमा रहे हो उतना बचा नहीं पा रहे हो और आप फाइनेंशियली फ्रीडम के रोडवे पे आप नहीं पहुँच पा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैंने ये वीडियो काफ़ी टाइम लगाकर काफ़ी सारे फाइनेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट्स के पॉडकास्ट एंड एक्सपीरियंसेस को सुन के समझ के उनको समराइज़ करके ये वीडियो बनाया है। एक 9 स्टेप रोड मैप मैंने बनाया है जिसको अगर आप भी फॉलो करोगे तो आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक लाइफ चेंजिंग स्किल है क्योंकि जब आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल करना, सही यूज़ करना सीख जाते हो तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खुल जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 9 बैड मनी हैबिट्स और कैसे आप उनसे ब्रेक फ्री हो सकते हो ताकि आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के जर्नी में आगे बढ़ सको। और 7th एंड 8th पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और एक भी पॉइंट मिस मत कर। सो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट बैड हैबिट इज पेइंग योरसेल्फ लास्ट। मैंने ये कॉन्सेप्ट पहली बार रिच डैड पुअर डैड बुक में पढ़ा था जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। उसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि ये वाली हैबिट तो सबके अंदर होती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे उनकी सैलरी आती है या उनकी इनकम आती है वो EMI पेमेंट, रेंट पेमेंट, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन और अपने बाकी सारे बिल पेमेंट्स में ही खर्च कर देते हैं और उसके बाद सेविंग्स करने का ट्राई करते हैं। बट एंड रिजल्ट क्या होता है, मंथ के ख़त्म होते होते उनके हाथ में कोई सेविंग्स नहीं रहती है। हम सबको ये लगता है कि जो बचा है सिर्फ वही बचा है, बट अगर हम खुद की ही पेमेंट को, खुद की ही सेविंग्स को अगर सबसे लास्ट में रखेंगे तो कभी भी कोई सब्सटैंशियल सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था कि एक ऐसे इंसान जो कि 40 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, उन्होंने अपने अर्ली डेज के हैबिट में ये एक हैबिट बताया था कि जब उनकी पहली जॉब लगी थी, उनको सैलरी वहाँ से मिलती थी तो वो सबसे पहले अपने सारे बिल सेटल करते थे। सारे पेमेंट्स में ही वो उनका सारा सैलरी चला जाता था और लास्ट में उनके पास कोई पैसे बचते नहीं थे। बट उन्होंने भी रिच डैड पुअर डैड में बुक पढ़ा और इस कॉन्सेप्ट को फिर उन्होंने अपने लाइफ में यूज़ करा, जहाँ पर उन्होंने 10 to 20% अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंसेस उन्होंने अपने पैसे से सेविंग्स अकाउंट में डालने शुरू किया। यानी कि जैसे ही उनकी सैलरी आती थी सबसे पहले वो 10 या 20% अमाउंट अपने सेविंग्स अकाउंट पे अलग से रख देते थे और उसके बाद जितना पैसा बचता था उसको बाकी अपने मंथली एक्सपेंसेस, बिल पेमेंट्स के लिए खर्च कर देते। इससे हुआ ये कि उनके पास हर महीने एटलीस्ट अगर उनकी सैलरी 50,000 रुपये थी तो हर महीने 5,000 रुपीज़ उनको मंथली उनकी सेविंग्स बनती गई और जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती गई और उन्होंने इस हैबिट को कंटिन्यू करके रखा वैसे वैसे उनकी सेविंग्स बढ़ती गई और सेविंग्स की परसेंटेज भी उन्होंने टाइम टू टाइम बढ़ाने शुरू कर दी। तो इस बैड हैबिट को आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि जब भी आपकी सैलरी या कोई आपकी मंथली इनकम आती है सबसे पहले 10%, 15% या 20% जो भी आप अपने अकॉर्डिंगली उसे एक दूसरे अकाउंट में सेफ रख सकते हो, सेविंग्स अकाउंट में, जो कि आपके एज ए सेविंग्स काम आएंगे और उसके बाद जितने भी पैसे आपके बचते हैं उससे आप मंथली एक्सपेंसेस में खर्च करोगे। अगर आप खुद को पहले पे करोगे तो आपके पास अपने इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए या फिर कोई इमरजेंसीज के लिए भी हमेशा कुछ ना कुछ आपके पास पैसे जरूर। सेकेंड बैड हैबिट है बैड डेट के साथ कंफर्टेबल हो जाना। आजकल हम देखते हैं कि कई सारे लोग सिर्फ सोशल मीडिया या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में शो ऑफ करने के लिए महंगी महंगी चीज़ें EMI पर या लोन पर खरीद लेते हैं या फिर कोई भी सामान जो वो डायरेक्टली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कैश के अंदर, वो उसका सीधा लोन या EMI करवा लेते हैं और ये सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है। सब लोग डेट को अपने लाइफ का एक पार्ट बना चुके हैं, लोन उनके लाइफ का एक पार्ट हो चुका है, चाहे वो शॉपिंग के लिए हो या फिर चाहे वो वेकेशन के लिए हो, सारी चीज़ें लोगों की EMI पे ही जाती है। तो मैं भी अक्सर अपने दोस्तों से सुनता हूँ कि यार ये नया फ़ोन आया है, अभी हाल में ही iPhone 16 Pro Max लॉन्च हुआ है तो चलो इसे EMI पे ले लेता हूँ, इसे क्रेडिट कार्ड पे ले लेता हूँ। क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे भरना है नेक्स्ट मंथ वो चलो अगले महीने देखा जाएगा, अगले महीने का, अभी नया फ़ोन आ जाएगा तो फिर सोशल सर्कल में फ्लेक्स कर पाऊँ। ये सब छोटी चीज़ों के लिए डेट लेना कभी भी आपको फाइनेंशियली ग्रो करने में हेल्प नहीं कर पाएगा। एक सिंपल रूल को फॉलो करो अगर इस हैबिट को सुधारना है कि अगर कोई भी सामान आप कैश में नहीं ले सकते हो तो फिर आप उसे क्रेडिट कार्ड पे भी मत लो। जो आप डायरेक्टली अफोर्ड नहीं कर सकते उसे आपको क्रेडिट कार्ड के भी थ्रू अफोर्ड नहीं करना है। डेट शॉपिंग करना एक ट्रैप है और आपको सक्सेसफुल होने से ये ट्रैप रोकता है। डेट शॉपिंग करना एक ट्रैप है और आपको इस ट्रैप से बचना है। तीसरी बड़ी गलती है इमरजेंसी फंड का नहीं होना। कई सारे लोग सोचते हैं कि इमरजेंसीज तो कभी कभी होती है, हमेशा तो होती नहीं है, तो जब होगी तो देखा जाएगा। और लेकिन जब फिर इमरजेंसी सही में होती है तो फिर देखा नहीं जाता। इमरजेंसीज जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर कोई आपका जॉब लॉस हुआ तो अगर आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे तो आप उसको प्रॉपर्ली डील कर सकते और उस टाइम ही आपको समझ आएगा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है एक इमरजेंसी फंड होना। मुझे याद है मेरे एक फ्रेंड का अनएक्सपेक्टेड सर्जरी हो गया था और उसके पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं थी तो उसे अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके अपने बिल पेमेंट्स करनी पड़ी थी। बट नेक्स्ट मंथ उसके ऊपर रीपेमेंट का प्रेशर और
फिर बढ़ते इंटरेस्ट का प्रेशर की वजह से उसे कई महीने उसने उसी प्रेशर को कम करने और उस फाइनेंशियल बर्डन को कम करने में उसके लग गए। तो इसीलिए आपको एक बफर जोन हमेशा रखना ज़रूरी होता है। इमरजेंसी फंड रखने का एक सिंपल सोल्यूशन है कि आपके मंथली जितने एक्सपेंसेस हैं उसे कैलकुलेट करो और 6 मंथ्स का फंड साइड में रख दो, जिससे आप ओनली इमरजेंसीज के ही टाइम टच करो। सीरियस इमरजेंसीज जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी फैमिली में या आपके साथ, या फिर आपका जॉब लॉस। इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ही बोरिंग लगता है, बट ये लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगा। और अगर मेडिकल इमरजेंसी रिलेटेड आपको कोई फंड्स बनाने हैं तो आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो और एक टर्म इंश्योरेंस भी ज़रूर ले सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस आपको जब कभी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आप वहाँ पर अपने हेल्थ इंश्योरेंस से क्लेम करके उन हॉस्पिटल बिल्स को बहुत कम करा सकते हो, अप टू 0 करा सकते हो। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होने की वजह से मुझे एक बार हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत ज़्यादा ही खर्च लगा था, बट जब मेरा हेल्थ इंश्योरेंस हुआ और फिर मेरे फैमिली में कोई बीमार हुआ तो फिर ऑलमोस्ट 0 रुपये का खर्चा हुआ, और वो भी बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। तो बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ आपको कम से कम दाम में आपको सारी सर्विसेज मिल जाती हैं जब आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो ये भी हेल्थ इंश्योरेंस रखना एक गुड हैबिट है। फोर्थ बैड हैबिट है अपनी एक्सपेंसेस को सही से ट्रैक नहीं करना। बहुत लोग एक रफ एस्टिमेट कर लेते हैं कि उनका मंथली कितना एक्सपेंस है और उसी रफ एस्टिमेशन के ही अकॉर्डिंगली चलते हैं, बट जो रफ एस्टिमेशन होता है वो कभी भी सही नहीं होता है, वो एग्जैक्ट नहीं होता है। तो आपको कभी पता नहीं चलता है कि आपके पैसे एग्जैक्टली जा कहाँ रहे हैं। आप छोटे छोटे खर्चों का भी अगर आप महीने भर का सारा खर्चा मिला लो तो एक बहुत ही बड़ा खर्चा आ जाता है। मुझे भी कई बार ऐसा फील होता है कि यार मैं तो अपने पैसे बहुत ही प्रॉपर्ली खर्च कर रहा हूँ, तो फिर मेरे पैसे सारे जा कहाँ रहे, क्योंकि बहुत कम पैसे बचते थे। मुझे तो लगता था कि मेरे पास बहुत पैसे होंगे, लेकिन जब अकाउंट चेक करता था तो उतने पैसे होते नहीं थे जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता था। फिर मैंने इसका ट्रैक रखना शुरू किया और छोटे छोटे एक्सपेंसेस को भी मैंने जब ट्रैक किया तो पता चला कि जोमेटो, स्विगी ऑर्डर्स में या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में या फिर वीकेंड आउटिंग में जहाँ पर अननेसेसरी मेरे खर्चे थे वहाँ पर मेरे ज़्यादा खर्च हो रहे थे, और फिर मैंने उसे लिमिट करना शुरू कर दिया। तो मेरे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी कम हो गए और मेरी एक्स्ट्रा सेविंग्स भी वहाँ से बनने लगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बजटिंग ऐप्स यूज़ करो, जैसे मनी व्यू या फिर वॉलेट या फिर एक सिंपल एक्सेल शीट भी बना लो। जब तुम अपनी मंथली एक्सपेंसेस को बहुत ही क्लियरली देख पाओगे तो वहाँ तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि किन एक्सपेंसेस को कम करना है या फिर किन एक्सपेंसेस को ज़्यादा करना है, और आप उस सारी चीज़ों को उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस कर सकते हो। जो भी आपके अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है तो उन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को भी बिल्कुल खत्म कर सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, आपको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना होगा। जैसे ही सैलरी बढ़ती है वैसे ही आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। ये लूप से निकलना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 80,000 रुपीज़ है और आप ऐसे घर में रहते हो और आपका लाइफस्टाइल वैसा है कि आपके 50,000 मंथली एक्सपेंसेस है, तो 30,000 रुपीज़ मंथली आपकी सेविंग्स होती है। बट अगर आपकी सैलरी बढ़ती है और वो 80,000 से 1 लाख रुपीज़ आ जाती है और सैलरी के अकॉर्डिंग आपने अपने घर को भी चेंज किया और आपने अपने मंथली एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को भी इंक्रीज़ किया, अब आपकी मंथली एक्सपेंसेस अगर 80 या 85,000 रुपीज़ है तो आपकी मंथली एक्सपेंसेस जाने के बाद जो आपकी सेविंग्स होंगी वो 15 या 20,000 रुपीज़ होंगी। यानी कि पहले आप 80,000 रुपीज़ में भी 30,000 रुपीज़ की सेविंग कर लेते थे और 1 लाख रुपीज़ में भी अब आप सिर्फ 15 या 20,000 रुपीज़ ही सेव कर पाओगे अगर आपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इनकम बढ़ने के बावजूद भी अपने लाइफस्टाइल को उस अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस ना बढ़ने दो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में होगा क्या कि आपको लगेगा कि आपकी सैलरी बढ़ रही है, बट आपको ये दिखेगा कि आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ गए और उस वजह से आपकी सेविंग्स हो सकती है उतनी ज़्यादा ना बढ़े। पांचवी जो हैबिट है वो है हैविंग एक्सपेंसिव हॉबीज, और ये वाली चीज़ बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ड्रेन करती है। और इंडिया में तो खास करके सबको शॉपिंग का शौक है, उसमें भी ऑनलाइन शॉपिंग। तो आपको हर महीने कोई ना कोई एंड ऑफ सीजन सेल, कोई फेस्टिवल सेल, कुछ सेल आपको मिल के वहाँ पर आपकी सेविंग सब खत्म हो जाती है इन्हीं इम्पल्स बाइंग में। या फिर इंस्टाग्राम में ग्लैमरस दिखने के लिए आप महंगे फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हो जहाँ पर अननेसेसरी आपके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। ये सब एक हद तक सही है, लेकिन अगर आपके खर्चे आपके इनकम से भी ज़्यादा होंगे तो फिर आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो कैसे करोगे। कई सारे लोग इनिशियली यही गलती करते हैं, जैसे उनके पास पैसा आता है वो ऐसे ही 5 स्टार रेस्टोरेंट या फैंसी रेस्टोरेंट में जाकर अपने पैसे खर्च करते हैं और बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि बहुत सारे उनके पैसे वेस्ट चले गए दिखावटी चीज़ों के अंदर। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए आपको देखो समझना होगा कि हॉबीज़ भी ज़रूरी है, बट उतना ही ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल
एंड ग्रो करो। एक लिमिट सेट करो अपनी हॉबीज के लिए भी, और ट्राई करो कि कोई साइड हसल करो और उन साइड हसल के थ्रू अपनी हॉबीज को भी फंड करो। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो कोई नहीं, साइड हसल करो कुछ और वहां से जो पैसे कमाओ उससे ट्रैवलिंग करो, या फिर ट्रैवल ब्लॉगिंग करो, उससे पैसे कमाओ। यानी कि आपको अपने हॉबीज का बर्डन अपने फाइनेंशियल्स के ऊपर नहीं डालना है। अगर आपकी एक्स्ट्रा हॉबीज है तो आप उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा काम करके उन हॉबीज को भी फुलफिल करो। सिर्फ बैड हैबिट है कि सिर्फ सेविंग्स पे ही फोकस करना और अपनी इनकम को ना बढ़ाना। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि पैसे बचा के रखो, पैसे संभाल के रखो, कल का सोचो। बट असलियत ये है कि सेविंग्स आप एक सिर्फ लिमिट तक ही कर सकते हो कि आपके जितने इनकम है उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज कर सकते हो। बट आप अपने इनकम इंक्रीज करने का कोई लिमिट नहीं है, आप उसे जितनी मर्जी अपने स्किल्स एंड कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि सेविंग्स की कैपिंग होगी, लेकिन अगर आप अपने इनकम को बढ़ाना चाहो तो इनकम की कोई कैपिंग नहीं है, आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके। तो इस बैड हैबिट को टैकल करने के लिए आपको दोनों साइड से बैलेंस करके काम करना होगा। आपको सेविंग्स भी करनी होगी और साथ ही साथ में आपको अपने इनकम को इंक्रीज करने के लिए भी फोकस करना होगा। अपने इनकम स्ट्रीम्स को बढ़ाओ, कभी भी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे मत रहो। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आप कैसे क्रिएट कर सकते हो उन सारी चीज़ों पे फोकस करो। एक बहुत ही बेसिक अगर एडवाइस तो आप म्यूचुअल फंड्स में या फिर इक्विटी मार्केट में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो और वहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। या फिर बेस्ट है अगर आपको आपकी टाइम एंड एनर्जी अलाउ करती है तो आप कोई साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो। आज के टाइम में कई सारे साइड हसल्स आप अपने जॉब या करंट वर्क के साथ भी कर सकते हो। या सबसे बेस्ट आप अपने बॉस से रेज या प्रमोशन मांग सकते हो, वहाँ से भी आप एक इनकम इंक्रीज कर सकते हो। तो समझने की बात है कि इनकम की कोई लिमिट नहीं है, तो सेविंग्स के साथ साथ आप लोगों को इनकम इंक्रीज करने पे भी फोकस करना है। सेवेंथ बैड हैबिट है, और ये बैड हैबिट लोगों को पता ही नहीं है कि ये उनकी बैड हैबिट है, वो है टैक्सेस ज़्यादा देना। अब टैक्स देना तो ज़रूरी चीज़ है, बट हाँ आप लीगली वेज देख सकते हो कि किन वेज के थ्रू आप अपने जो टैक्स फाइलिंग है, जो आपका टैक्स अमाउंट है, आप उसको कैसे कम से कम करा सकते हो। बहुत लोग अननेसेसरी ज़्यादा टैक्स पे करते हैं क्योंकि उन्हें टैक्स फाइलिंग एंड टैक्स के रूल्स ही नहीं पता होते। हाल फिलहाल ही मेरे जब एक दोस्त से टैक्स रिलेटेड बात हो रही थी तो मुझे पता चला कि वो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा है, कहीं से भी उसकी टैक्स सेविंग नहीं हो रही है। फिर मैंने उन्हें ELSS और पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया। अब वो अगले फाइनेंशियल ईयर से इन इंस्ट्रूमेंट्स, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके अपने टैक्सेस को सिग्निफिकेंटली कम करने वाला है। टैक्स सेविंग ऑप्शंस में इन्वेस्ट करो, आप अपने CA से डिस्कस करो, या घर में कोई आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपके फैमिली के हैं तो आप उनसे डिस्कस करो। मेरे अकॉर्डिंग आप PPF या ELSS के थ्रू आप अपने टैक्स सेविंग्स कर सकते हो। अपने टैक्सेस का सही स्ट्रक्चर बना के आप अपने हार्ड अर्न्ड पैसों को बचा सकते हो। तो टैक्स सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है, ये एक हैबिट है, लोगों को पता ही नहीं कि ये उनके अंदर बुरी हैबिट। आगे से जब भी आप टैक्स फाइलिंग करो तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कैसे आप मिनिमम से मिनिमम टैक्स दे सकते हो और किन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को आप यूज करके लीगली अपने टैक्सेस को कम करा सकते हैं। 8th बैड हैबिट या 8th मिस्टेक जो लोग करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम जिस वजह से उन्हें नहीं मिल पाती है, वो है कि बहुत ही लेट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना। कई लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास जब बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ना फिर मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा, या कई सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पास जब बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी इन्वेस्टमेंट की फिर मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। बट जब आपके पास ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आता है तब तक ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका हो। ऐसा नहीं है कि आप लेट उम्र में भी आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं स्टार्ट कर सकते हो, बट हाँ अगर आप एक अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो ये आपके लिए एक स्लाइट एज आपको मिल जाता है। तो कभी भी ये मत समझो कि राइट टाइम आएगा तो ही मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। जिस टाइम आप ये फील करते हो कि यार मैं थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, दैट इज ओनली द राइट टाइम। और कई सारे रिस्क फ्री ऑप्शंस या बहुत ही कम रिस्क वाले ऑप्शंस भी हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा गेन दे सकते हैं। कभी भी इन्वेस्टमेंट अगर आप लॉन्ग टर्म के वे में करते हो तो आप लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और इनफैक्ट मेरे घर के भी अंदर मेरे मम्मी पापा को लगता था कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, लोगों के डूब जाते हैं। बट फिर जब मैंने लोगों को कंपाउंडिंग दिखाया कि क्या है कंपाउंडिंग की पावर और कैसे अगर आप अर्ली एज में स्टार्ट करते हो तो आप कंपाउंडिंग के पावर को यूज करके एक स्लाइट एज ले सकते हो लॉन्ग टर्म में। इस बैड हैबिट को आप ओवरकम कर सकते हो जल्दी से जल्दी पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ बहुत ही छोटे अमाउंट है तो मैं कहूँगा कि आपको पहले खुद पे इन्वेस्ट करना होगा। डेट मीन्स कि आपको अपनी नॉलेज एंड स्किल्स को इंक्रीज करना होगा। एक अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो जहाँ पर आप मंथली सैलरी ड्रॉ कर रहे हो तो आपको अपने मंथली सैलरी का एक कुछ परसेंटेज ज़रूर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स में डालना चाहिए। जैसे आप स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हो, आप मंथली छोटे बहुत SIPs कर सकते हो। आपका जो पैसा अननेसेसरी अगर बैंक में पड़ा है ना तो इन्फ्लेशन के वजह से उस पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो अपने पैसों को काम पे लगाओ, सिर्फ आप खुद ही नहीं काम करो, आप अपने पैसों को भी काम पे लगाओ और उन्हें इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपको उनसे कुछ थोड़े बहुत भी रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो जाए और कंपाउंडिंग इफेक्ट आपका स्टार्ट। इसीलिए इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बैड हैबिट जो फिर से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो उनके अंदर ये बैड हैबिट है,
वो है रिस्क लेने से डर, यानी कि वो डर की वजह से रिस्क ही नहीं लेते हैं। इंडिया के अंदर लोग, जैसे मैंने अपने पेरेंट्स का एग्जांपल बताया, ऐसे कई लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट्स करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यार अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कहीं मेरे पैसे ना डूब जाएं, ये बहुत रिस्की चीज़ है, सिर्फ ये पैसा ही इसमें डूबता है। अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ भी करते हो, बहुत ही कम रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स को आप यूज़ करते हो, तो ऑब्वियसली आपके रिस्क भी बहुत कम हो जाती है। और अगर आप थोड़े बहुत रिस्क नहीं लोगे तो कभी ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। तो क्या बिना रिस्क के आप ग्रोथ कर सकते हो? जब मैंने अपना पहला स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट किया था इन द ईयर 2020, मैं भी बहुत नर्वस था क्योंकि मुझे नहीं कोई आइडिया था कि यार ये जो मैंने पैसे लगाए हैं, मेरे कुछ इनिशियल इनकम्स उस समय स्टार्ट हो गए थे, तो वहाँ वो पैसे मैंने बहुत ही कम नॉलेज के साथ डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया था। बट धीरे धीरे जब मैं इन्वेस्ट करते रहा, जब मुझे थोड़े बहुत रिटर्न्स मिले, फिर मैं थोड़ा बहुत सीखता गया, तो फिर मुझे भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ गया इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, और मैं अब कैलकुलेटेड रिस्क मैंने भी लेना सीख लिया। तो इसका सोल्यूशन, इस बैड हैबिट को ओवरकम करने का सोल्यूशन है कि छोटे इन्वेस्टमेंट से आप शुरू करो। ऐसा नहीं कि आप कहीं से लोन लेकर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। जितना एक एम्पल अमाउंट ऑफ मनी जो कि आप छोटा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप वहाँ से शुरू करो। स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्मॉल रिस्क लेके धीरे धीरे आप बढ़ो, धीरे धीरे नॉलेज एक्वायर करो, और जब आपको कॉन्फिडेंस आए तो आप धीरे धीरे करके आप उस अमाउंट को इंक्रीज करते चलो और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। गलतियां करना भी नॉर्मल है, बट जो इन गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़े। तो ये थे 9 बैड हैबिट्स जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ से दूर ले जाते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा आपके क्या बैड हैबिट्स हो सकते हैं और कैसे आपको इन बैड हैबिट से ब्रेक फ्री होना है, कैसे आप इन बैड हैबिट को ब्रेक करके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स में बताना कि कौन सा टिप आपको यूजफुल लगा। अगर आपके पास भी कोई टिप्स है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर डालें इसे, कुछ ऐसे टिप्स या जो आप फॉलो कर रहे हो और जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले हों। अगर आपको और भी फाइनेंशियल या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, स्टे हेल्दी।